हाँ तो हेलो मेरे प्रिय मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीज साथियों, मेरे दिलों की धड़कनों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एग्जाम का तैयारी करते होंगे। तो चलिए मेरे दोस्तों, आज हम लोग सोशल साइंस के पहला एपिसोड मॉडल सेट वन। आज हम लोग सोशल साइंस के पहला एपिसोड मॉडल सेट वन में हम लोग सिलेक्टेड 80 ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। एग्जाम पैटर्न पर जो भी क्वेश्चन सेट होता है उन तमाम क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे। तो आज का एपिसोड नंबर 1 सोशल साइंस क्वेश्चन टोटल ऑफ 80, यानी आज हम लोग 80 ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, वह भी फास्ट में। आपको ये चेक करना है कि हमको 80 में कितना आता है। ठीक है, तो चलिए आज के एपिसोड 1 में हम लोग क्वेश्चन की देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है? महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन की है? बिहारी, बंगाली, यंग इंडिया, कॉमनवेल्थ। तो महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन की है? महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन की है मेरे प्यारे दोस्तों? यंग इंडिया। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? अमेरिका में, रूस में, जापान में, जर्मनी में। तो गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? यहाँ पर क्वेश्चन आपका है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो जर्मनी में। हम लोग पढ़ चुके हैं। अब स्पीड, आपको ये केवल चेक करना है कि इस क्वेश्चन से हम परिचित है या नहीं है। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूस का, जापान का, फ्रांस का, जर्मनी का। रूसो कहाँ का दार्शनिक था मेरे दोस्तों? रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो फ्रांस का। कहाँ का? फ्रांस। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? अमेरिका में, भारत में, चीन में, जापान में। तो विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो मेरे प्यारे दोस्तों, कहाँ हुई? चीन में। 4 नंबर का आपका आंसर क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। ठीक है, और अभी तक में हम लोग 4 क्वेश्चन देखे पहला एपिसोड में। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? 1769 में, 1773 में, 1770 में, 1775 में। तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? स्पिनिंग जेनी का मेरे दोस्तों कब आविष्कार हुआ था? 1770 में। कब? 1770 में। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? जेम्स हारग्रीव्स, जेम्स वाट, हम्फ्री डेवी, जॉन के। कहते हैं कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया। किसने? हम्फ्री डेवी ने। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? 1881, 1981, 1818, इनमें से कोई नहीं। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? 1881। क्या हो जाएगा? 1881 हो जाएगा। 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई? 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई? कलकत्ता में, दिल्ली में, बंबई में, पटना में। मेरे प्यारे दोस्तों, किस शहर में? कलकत्ता में। किस शहर में? कलकत्ता में। मेदिनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना से, डाइट से, कार्बोनरी से, फिलिप हेटारिया से। तो मेदिनी का संबंध किस संगठन से था? मेदिनी का संबंध जो मेरे दोस्तों किस संगठन से था? तो कार्बोनरी से। किससे? कार्बोनरी से। 1829 में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? 1829 में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? तुर्की, यूनान, हंगरी, पोलैंड। 1829 में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई मेरे दोस्तों? तो तुर्की के साथ। किसके साथ? तुर्की के साथ। और मेरे प्यारे मेरे दोस्तों, बताइए आप लोग अभी तक में 10 में कितना सही कर चुके हैं? अभी तक में हम लोग पहला एपिसोड के 80 टॉप ऑब्जेक्टिव देखेंगे सोशल साइंस के अंतर्गत, जिसमें आप लोग 10 ऑब्जेक्टिव अभी तक में देख चुके हैं। तो आप ही लोग बताइए, जल्दी कमेंट में दीजिए कि 10 ऑब्जेक्टिव में आप लोग कितने क्वेश्चन से परिचित थे या नहीं थे। ठीक है, चलिए और आगे की क्वेश्चन 11 देखते हैं। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? मेजिनी ने, हिटलर ने, बिस्मार्क ने, विलियम प्रथम। तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया मेरे दोस्तों? तो बिस्मार्क ने। किसने? बिस्मार्क। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861 में, 1862 में, 1961 में, 1962 में। तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का जो अंत हुआ वह कब हुआ था? 1861 में। कब? 1861 में।
लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924 में, 1824 में, 1954 में, 1855 में। तो लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु 1924 में। कब हुआ? 1924 में। वार एंड पीस की रचना किसने की? मार्क्स ने, मेजनी ने, गैरीबाल्डी ने, टॉलस्टॉय ने। तो वार एंड पीस की रचना किसने की? वार एंड पीस की जो रचना की थी उसका नाम क्या था? टॉलस्टॉय। वार एंड पीस किसने रचना की? टॉलस्टॉय ने, जिसको युद्ध और शांति कहते हैं। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? फ्रांसीसी, इंग्लैंड, पुर्तगाली, डच। ध्यान दो, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे मेरे दोस्तों? कौन थे? पुर्तगाली। कौन थे? पुर्तगाली। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? क्रांतिकारी, धार्मिक, क्रांतिकारी, धार्मिक, कोई नहीं। क्या कहा गया? हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? हुआ आंदोलन जो है किस प्रकृति का था? तो क्रांतिकारी, धार्मिक प्रवृत्ति का था। लखनऊ समझौता और रंपा विद्रोह कब हुआ? ध्यान दो, लखनऊ समझौता और रंपा विद्रोह दोनों एक ही ईस्वी में हुआ था। तो रंपा विद्रोह और लखनऊ समझौता, यहाँ पर क्वेश्चन आपका ये सेट है कि लखनऊ समझौता और रंपा विद्रोह कब हुआ? 1916, 1917, 1918, 1919। तो रंपा विद्रोह और लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में हुआ था। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? ग्राम में, कस्बा में, नगर में, महानगर में। तो जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? जनसंख्या का घनत्व जो है सबसे अधिक मेरे दोस्तों कहाँ होता है? महानगर में होता है। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1805 में, 1855 में, 1905 में, 1911 में। अब ध्यान दो, हम लोग स्पीड में चल रहे हैं, मॉडल सेट देख रहे हैं, हम लोग सब चीज को खत्म कर चुके हैं, सारे सब्जेक्ट को हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत बेहतरीन तरीका से। अब केवल ये हमको चेक करना है कि हम इस क्वेश्चन से परिचित है या नहीं है। ठीक है, तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। कब हुआ था मेरे दोस्तों? 1905 में। और आप ही लोग बताइए, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं? गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं? पूर्वी क्षेत्र से, पश्चिमी क्षेत्र से, उत्तरी क्षेत्र से, दक्षिणी क्षेत्र से। तो गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं मेरे दोस्तों? पश्चिमी क्षेत्र से। किस क्षेत्र से? पश्चिमी क्षेत्र से। गिरमिटिया मजदूर किस क्षेत्र से? पश्चिमी क्षेत्र से। तो अब बताओ मेरे प्यारे प्यारे मेरे दोस्तों, अब तुम लोग बताओ कि 20 में कितना सही हुआ है? कितने बच्चे को 20 में कितना सही हुआ वो कमेंट दीजिए, और पहले कमेंट दीजिए। अभी तक आप लोगों ने 20 क्वेश्चन को देखे हैं, तो 20 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपको सही हुआ है? ये क्या आप लोग इस क्वेश्चन से परिचित है या नहीं है, वह भी बात बताइए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग सोशल साइंस का पहला एपिसोड देख रहे हैं, मॉडल सेट 1। चलते हैं, आगाज करते हैं नए क्वेश्चन 21। कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ? 1954 में, 1952 में, 1948 में, 1950 में। तो कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ? कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ? तो 1954 में। कब? 1954 में। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? हरियाणा में, पंजाब में, बिहार का मैदानी क्षेत्र, उत्तराखंड। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है मेरे दोस्तों? तो सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में। सोपानी कृषि किस राज्य में? उत्तराखंड में। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में, पंजाब में, राजस्थान में। तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा का जो विस्तार है वह कहाँ पर है मेरे दोस्तों? तो राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। और आज हम लोग किस सब्जेक्ट का मॉडल सेट देख रहे हैं? सोशल साइंस एपिसोड नंबर 1। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है वनोन्मूलन, गहन खेती, अति पशुचारण, अधिक सिंचाई। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अत्यधिक सिंचाई। क्या हो जाएगा? यानी अधिक सिंचाई के कारण भूमि का निम्नीकरण हो जाता है, यानी भूमि कट जाता है ना, तो अत्यधिक या अधिक सिंचाई। इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? पेट्रो रसायन, लौह इस्पात, चीनी उद्योग, कोई नहीं। इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है मेरे दोस्तों? तो चीनी उद्योग। क्या हो जाएगा? चीनी उद्योग जो है उपभोक्ता उद्योग है।
वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है 4 वर्गों में, 3 वर्गों में, 5 वर्गों में, इनमें से कोई नहीं। तो वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है कितने वर्गों में मेरे दोस्तों? तो आपको 3 वर्गों में किया गया। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव, अजैव। ध्यान दो, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला जो है आपको अनवीकरणीय संसाधन है। कोयला क्या है? आपको अनवीकरणीय संसाधन है। गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है? बेतिया में, वाल्मीकि नगर में, मोतिहारी में, छपरा में। तो गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है? गंडक परियोजना का जो निर्माण हुआ है वह किस स्थान पर? वाल्मीकि नगर। कहाँ? वाल्मीकि नगर। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? गांधी जी, पंडित नेहरू, विवेकानंद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था मेरे दोस्तों? तो पंडित नेहरू ने। किसने कहा था? पंडित नेहरू ने कहा था। किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? सोना को, तांबा को, लोहा को, मैंगनीज को। ध्यान दो, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया? किस खनिज को उद्योगों का जननी माना गया है? ठीक ना? तो किसको माना गया है? लोहा को। किसको? लोहा को। मेरे परम मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीज साथियों, अब आप लोग बताइए कि इस 30 क्वेश्चन में आप लोग कितने परिचित थे? पुनः 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ गए, तो आप ही लोग बताइए कि 30 क्वेश्चन में आपको कितना क्वेश्चन सही हुआ 30 क्वेश्चन में। और आज हम लोग एपिसोड 1 देख रहे हैं, मॉडल सेट 1 यानी सोशल साइंस के मॉडल सेट 1 यानी एपिसोड 1 देख रहे हैं, जिसमें अभी तक हम लोग 30 क्वेश्चन को देखे। क्या 30 में यदि आपको 20 भी यदि सही है तो चल जो बेटा, समझ लो तुम्हारा गाड़ी थोड़ा ठीक ठाक चलता है। ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन हम लोग एक एक करके देखे थे, समझे थे और याद भी किए थे। तो अब हमें क्या जरूरत है? प्रैक्टिस। क्या जरूरत है? प्रैक्टिस की जरूरत है। चलिए, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? मथुरा में, बरौनी में, डिगबोई में, गुवाहाटी में। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? डिगबोई में मेरे दोस्त, डिगबोई। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? झेलम, सतलज, नर्मदा, ब्यास। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? भाखड़ा नंगल परियोजना जो है किस नदी पर अवस्थित है मेरे दोस्तों? तो सतलज नदी पर। किस नदी पर? सतलज नदी पर। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है बरौनी, समस्तीपुर, गया, कटिहार। ताप विद्युत केंद्र का जो उदाहरण है वो क्या हो जाएगा? बरौनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बरौनी। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण क्या हो जाएगा? बरौनी हो जाएगा। क्या होगा? बरौनी हो जाएगा। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन को देख, 34 नंबर क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? सूती वस्त्र, सीमेंट, चीनी, जूट वस्त्र। कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन उद्योग जो है कृषि पर आधारित नहीं है मेरे दोस्तों? क्या हो जाएगा? सीमेंट। क्या हो जाएगा? सीमेंट जो है कृषि पर आधारित नहीं है। ठीक है, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? रोहतास में, गया में, सिवान में, पश्चिम चंपारण में। मेरे दोस्त, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होते हैं? किस जिले में होते हैं? तो हम लोग पढ़े थे किस जिले में? रोहतास जिले में। कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? पूर्णिया, सिवान, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण। तो कांटी तापीय विद्युत परियोजना जो है किस जिला में अवस्थित है मेरे दोस्त? तो मुजफ्फरपुर। क्या हो जाएगा ऑप्शन? मुजफ्फरपुर। ग्रांड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या है 1, 2, 3, 4। ग्रांड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या हो जाएगा? 2। क्या हो जाएगा? 2। तो आपका क्वेश्चन है ग्रांड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कितने हो जाएगा? 2। ऑप्शन नंबर बी यानी 2 के साथ जाएंगे हम लोग। अशोक पेपर मिल किस जिला में स्थित है? समस्तीपुर, पटना, पूर्णिया, अररिया। अशोक पेपर मिल जो है किस जिला में स्थित है? अशोक पेपर मिल जो है किस जिला में आपको स्थित है मेरे दोस्तों? तो अशोक पेपर मिल जो है आपको समस्तीपुर जिला में। किस जिला में? समस्तीपुर। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बिहार शरीफ, राजगीर, गया, बांका। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है?
बिहार में रज्जू मार्ग जो है आपको कहाँ है मेरे दोस्तों? राजगीर में। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ स्थित है? राजगीर में। कहाँ? राजगीर में। सूखे के लिए जिम्मेवार कारक हैं वर्षा की कमी, भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी क्रिया। सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है वर्षा की कमी। क्या हो जाएगा? वर्षा की कमी। तो आप ही लोग बताइए सूखे के लिए जिम्मेवार क्या हो सकता है? वर्षा की कमी। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग बताइए कि 40 क्वेश्चन में आप लोग कितना सही कर चुके हैं। आज का मॉडल सेट 1 है सोशल साइंस का, एपिसोड नंबर 1। एपिसोड नंबर 1 आप ही लोग बताइए क्या होगा, है ना? 40 में कितना सही किए? अब बताओ 40 में अभी तक तूने कितना सही कर चुके हो? समझ में आ रहा है? 40 में यदि आपका 30 सही है तो समझो बहुत बेस्ट है, क्योंकि अभी यहाँ से 40 क्वेश्चन और है और शेष तुमको जरूरत कितना है? केवल 10 जरूरत है। ठीक है, चलिए 41। बाढ़ क्या है? प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा, समान आपदा, सभी। देखिए बाढ़ क्या है? प्राकृतिक आपदा है। भगवान के द्वारा जो घटना घटित होते हैं उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं ना। तो बाढ़ क्या है? प्राकृतिक आपदा है। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? दूरबीन का, इंफ्रारेड कैमरा, हेलीकॉप्टर, टेलीस्कोप। तो मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? इंफ्रारेड कैमरा। किस कैमरा का? इंफ्रारेड कैमरा का। ठीक है, इंफ्रारेड कैमरा। सुनामी किस स्थान पर आता है? स्थल पर, समुद्र पर, आसमान में, कोई नहीं। तो सुनामी किस स्थान पर आता है मेरे दोस्तों? तो सुनामी जो है आपको समुद्र में आते हैं। कहाँ आते हैं? सुनामी किस स्थान पर आते हैं? समुद्र में। सुनामी कहाँ आते हैं? समुद्र में आते हैं। सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? मौसम विज्ञान के लिए, दूरदर्शन के लिए, दूरसंचार के लिए, इनमें से सभी। तो सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? सुदूर संवेदी का प्रयोग, सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किसके लिए होता है मेरे दोस्तों? मौसम विज्ञान के लिए। किसके लिए? मौसम विज्ञान के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका? सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग मौसम विज्ञान के लिए। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है अविकसित, विकसित, अर्धविकसित, इनमें से कोई नहीं। तो जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होगा तो वह देश क्या हो जाएगा? विकसित न होगा मेरे दोस्त। क्या हो जाएगा? विकसित। वह उस देश को क्या कहेंगे? विकसित। सही बात है, आमदनी बढ़ेगा तो विकसित हो जाएंगे। ठीक है, चलो आगे वाले क्वेश्चन को देखिए। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पंजाब को, केरल को, बिहार को, दिल्ली को। इनमें से यानी यहाँ पर जो दिया गया है इसमें से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1966 में, 1980 में, 1969 में, 1975 में। तो व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1969 में किया गया। कब किया गया था? 1969 में। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1969 में। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? कृषक महाजन, भूमि विकास बैंक, साख समिति, कोई नहीं। तो दीर्घकालीन लंबे समय के लिए ऋण जो प्रदान करते हैं वह संस्था कौन सी? वह संस्था जो है कौन सी है मेरे दोस्तों? तो कहते हैं दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो भूमि विकास बैंक। क्या आ जाएगा? भूमि विकास बैंक। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है देशी बैंक, महाजन, व्यापारी, सहकारी। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? महाजन। क्या आ जाएगा? जिस पर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। तो गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन महाजन होते हैं। ऊर्जा के मुख्य स्रोत है कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, इनमें से सभी। तो ऊर्जा के मुख्य स्रोत हो जाएगा आपको यहाँ पर इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। तो आप लोग बताइए अब 50 क्वेश्चन में आप लोग कितने सही कर लिए? अब आप ही लोग बताइए। हम लोग एपिसोड 1 देख रहे हैं, सोशल साइंस का एपिसोड नंबर 1 देख रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने 50 ऑब्जेक्टिव को देखे। कितने ऑब्जेक्टिव को देखे? 50। और इस 50 ऑब्जेक्टिव में आपको कितने सही हुए इस बात को हमें बताइए, है ना। अब यहाँ से आपको 30 क्वेश्चन और है। अगर मान लेते हैं कि इस 50 क्वेश्चन में यदि आपको 30 को सही है तो अभी 30 क्वेश्चन और बचा हुआ है। तो क्या उस 30 में 10 नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है।
तो हमने सभी सब्जेक्ट का इस तरह जो एपिसोड आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, तो एपिसोड 1 हो चाहे 2 हो चाहे 3 हो चाहे 4 5 कोई भी हो, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा होगा जो सभी एपिसोड में मिलेगा, सभी सेट में मिलेगा आपको। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको कॉमन मिलेंगे, ठीक है। चलिए अब 51 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। कौन सी सेवा गैर सरकारी है? साइन सेवा, वित्त सेवा, मॉल सेवा, रेल सेवा। देखो कौन सी सेवा गैर सरकारी है, कौन सी सेवा जो है गैर सेवा, यानी कौन सी सेवा जो है ना गैर सरकारी है ना। यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि कौन सी सेवा गैर सरकारी है, तो मॉल जो है प्राइवेट संस्था होते हैं। कौन सी सेवा गैर सरकारी है, तो मॉल सेवा। एक क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछेगा, थोड़ा भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि आपके बुक से क्वेश्चन लिया गया है, इसीलिए ऑप्शन आपको यही होगा। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया? उदारीकरण को, निजीकरण को, वैश्वीकरण को, इनमें से सभी। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? तो इनमें से सभी, इनमें से सभी, इनमें से सभी को किया गया है। कौन बीमारू राज्य नहीं है? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। अब ध्यान दो, कौन बीमारू राज्य नहीं है? 53 नंबर क्वेश्चन को देखोगे कि कौन बीमारू राज्य नहीं है मेरे दोस्तों? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है आपको बीमारू राज्य नहीं है। बीमारू राज्य, बीमारू, है ना, बिहार, मध्य प्रदेश, है ना, और ये आंध्र प्रदेश, ये सब उड़ीसा सब जो होता है, ये आपको क्या कहते हैं? तो बीमारू राज्य है, लेकिन उत्तर प्रदेश जो है आपको ये नहीं है। तो कहते हैं कौन बीमारू राज्य नहीं है? मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? 8 6 5 4। मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? मानव पूंजी के प्रमुख घटक मेरे दोस्तों कितने हैं? 5 है। कितने? 5। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? कृषि क्षेत्र, विज्ञान क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो तीसरा क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र कहते हैं। पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? कोका कोला, एलजी, रीबॉक, नोकिया। ध्यान दो कि पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने? तो कोका कोला ने जो है खरीद लिया। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना रुपया लगता है? उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना रुपया लगता है? 50, 110, कोई शुल्क नहीं। ध्यान दो, आवेदन दो कहता है आवेदक द्वारा जो है, आवेदक द्वारा यानी उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना रुपया लगता है? कोई नहीं, कुछ भी रुपया नहीं लगता है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 17 मार्च को, 15 मार्च को, 19 अप्रैल को, 22 अप्रैल को। तो उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है मेरे दोस्तों? 15 मार्च को। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो, 20 लाख से अधिक, 1 करोड़ से कम हो, तो उपभोक्ता शिकायत करेगा। जिला फोरम में, राज्य आयोग में, राष्ट्रीय आयोग में, इनमें से कोई नहीं। आपका क्वेश्चन क्या है? यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक हो और 1 करोड़ से कम हो, तो वह शिकायत कहाँ करेगा? वह शिकायत कहाँ करेगा? तो राज्य आयोग में। कहाँ करेगा मेरे दोस्तों? राज्य आयोग में। भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? 1986, 1980, 1987, 1988। तो भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो 1986 में। कब हुआ? 1986 में। 1986 में। और आप लोग इस बार बताइए 60 क्वेश्चन हो चुका है। कितना क्वेश्चन हो चुका है? 60 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब आप ही लोग बताइए कि 60 क्वेश्चन में आप लोग को कितना सही हुआ है। मेरे दोस्त कमेंट दीजिएगा कि इस 60 क्वेश्चन में आप लोग को कितना सही गया है। यदि आपको 40 भी सही जाता है तो आप बहुत अच्छे हैं, क्योंकि 20 क्वेश्चन अब यहाँ से भी एक्स्ट्रा बचा है। समझने को जा रहा है? तो ज्यादा हतोताश होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा आपको डिमोशनल होने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि डबल क्वेश्चन है। ओके मेरे दोस्तों, चलते हैं 61 नंबर क्वेश्चन से। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं है? महात्मा गांधी, जेड गुडी, किंग मार्टिन लूथर, इनमें से कोई नहीं। कहते हैं कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं है? ना, नहीं है, है ना।
जेड गुडी, ये जो है लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। कहते हैं कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे, है ना, तो जेड गुडी। आपको ऑप्शन इसी तरह से क्वेश्चन का लैंग्वेज तक आपको यही रहेगा। भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। लोकसभा, विधानसभा, मंत्रिमंडल, पंचायती राज संस्थाएं। भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। यहाँ यानी इसमें से कहाँ पर औरत के लिए आरक्षण व्यवस्था है ना, औरतों के लिए पंचायती राज संस्थाएं में आरक्षण की व्यवस्थाएं हैं। ओके, चलिए नए क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने, इंदिरा गांधी ने, मोरारजी ने, नीतीश कुमार ने। तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया मेरे दोस्तों? तो जयप्रकाश नारायण ने बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया। ठीक है, चलिए आगे वाले क्वेश्चन को देखा जाएगा। निम्न में कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? निम्न में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? महेंद्र सिंह टिकैत, जेपी, मोरारजी देसाई, इनमें से कोई नहीं। कहता है कि निम्न में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? तो महेंद्र सिंह टिकैत। महेंद्र सिंह टिकैत जो है आपको भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे। पुनः क्वेश्चन है, भारत में हुए 1977 में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला? अब देखो, भारत में 1977 में जो आम चुनाव हुआ था उसमें किस पार्टी को बहुमत मिला था, यानी जीत किसको मिला था? जनता पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को, कम्युनिस्ट पार्टी को, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे दोस्तों जनता पार्टी को, किस पार्टी को? जनता पार्टी को बहुमत मिला था। ठीक है, तो भारत में 1977 में जो आम चुनाव हुआ था उसमें किस पार्टी को बहुमत मिला था? जनता पार्टी को। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? अब देखो, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? ब्रिटेन में, भारत में, फ्रांस में, अमेरिका में। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? ब्रिटेन में। सबसे पहले राजनीति कहां से शुरुआत? ब्रिटेन, यानी इंग्लैंड, लंदन जो भी हो। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? 1992, 1999, 2000, 2004। ध्यान दो, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? 1999 में। कब हुआ था मेरे दोस्तों? 1999 में जनता दल यूनाइटेड पार्टी का जो गठन हुआ था 1999 में। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? पाकिस्तान में, भारत में, बांग्लादेश में, ब्रिटेन में। तो किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो आपको ब्रिटेन में नहीं। किस देश में नहीं है? ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। गठबंधन की सरकार बनाने की संभावनाएं किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? गठबंधन की सरकार बनाने की संभावनाएं जो है किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? एकदलीय, द्विदलीय, बहुदलीय, इनमें से सभी। अब आप लोग बताइए कि गठबंधन की सरकार, क्या कहा गया? गठबंधन की सरकार। ठीक है, तो गठबंधन की सरकार का मतलब क्या होता है? बहुदलीय, जिसमें बहुत सारे दल होते हैं उसको गठबंधन कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? बहुदलीय। क्या होगा? बहुदलीय। सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना? 2004 में, 2005 में, 2006 में, 2007 में। तो सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना? कहता है कि सूचना के अधिकार संबंधी कानून जो है आपको कब बना है? तो 2005 में। कब मेरे दोस्तों? 2005 में। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? राजस्थान से, दिल्ली से, तमिलनाडु से, बिहार से। तो सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई मेरे दोस्तों? तो कहां से हुआ था? राजस्थान से। कहां से? राजस्थान से। लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? अरस्तू का, अब्राहम लिंकन, रूसो, ग्रीन। लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन अब्राहम लिंकन का है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 2 वर्ष। देखो, ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल होते हैं वो कितने वर्ष के होते हैं? वो 5 साल के होते हैं। कितने वर्ष के होते हैं मेरे दोस्तों? 5 वर्ष के। ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल होते हैं वो कितने वर्ष के होते हैं? 5 वर्ष के होते हैं। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? मुखिया, सरपंच, जिला परिषद, समिति। देखो, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? अब आपका क्वेश्चन ये है कि ग्राम पंचायत का जो प्रधान होते हैं उसको क्या कहते हैं? उसे मुखिया कहते हैं। ग्राम पंचायत का जो प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे मुखिया कहते हैं। किसी राज्य की सीमा या नाम में परिवर्तन कौन कर सकती है? किसी राज्य की सीमा या नाम में परिवर्तन कौन कर सकते हैं? संसद, विधायक, जिला परिषद, इनमें से कोई नहीं। कहने का मतलब यह है कि किसी भी गांव का नाम चेंज करने की पावर किसको होते हैं ना?
तो ये जो पावर होते हैं उसको संसद कहते हैं, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, संसद, जिसको एमपी कहते हैं। ओके। पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा या मद स्तर है, पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा या मद स्तर है पंचायत समिति, जिला परिषद, मुखिया, इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा या मद स्तर, दूसरा या मद स्तर है, उसे क्या कहते हैं? तो देखो मेरे दोस्तों, पंचायत समिति जो है, पंचायत समिति पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा या मद स्तर है। क्या हो जाएगा? दूसरा या मद स्तर होते हैं। भारत में राजनीतिक चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? भारत में जो चुनाव राजनीति जो होता है उसका चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? यानी भारत में राजनीतिक चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? यानी किसी पार्टी को जो चुनाव चिन्ह दिया जाता है वो किसके द्वारा? दल का नेता, भारत सरकार, चुनाव आयोग या संविधान? तो मेरे दोस्तों, किसके द्वारा? चुनाव आयोग ये डिसाइड करते हैं किसको कौन सा चिन्ह देना है या नहीं है। भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में की गई? लोकसभा, राज्यसभा, पंचायती राज व्यवस्था, विधानसभा? भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की जो व्यवस्था है वह कौन सी व्यवस्था में है? तो पंचायती राज व्यवस्था में। कहाँ? पंचायती राज व्यवस्था में। अब यहाँ से हमको इस एपिसोड को खत्म करने के लिए केवल 2 ऑब्जेक्टिव बचे हुए। कितने? 2 क्वेश्चन अब आपके बीच में प्रस्तुत होना है। भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना? पटना में, मद्रास में, नागपुर में, मुंबई में? तो भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना मेरे दोस्तों? मद्रास में। कहाँ बना? मद्रास, जिसको चेन्नई से जानते हैं। तो भारत में पहला नगर निगम कहाँ? मद्रास में। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, नेहरू, राजीव गांधी? ध्यान दो, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नेहरू। कौन थे? नेहरू। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखो, प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं योजना आयोग के अध्यक्ष? प्रधानमंत्री होते हैं। और उस समय में कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे प्रधानमंत्री। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी, नेहरू। ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन जो आपका है कि भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्योंकि भारतीय योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, और उस समय में प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसीलिए आपको 80 का सी। तो मेरे दोस्तों, अब आप ही लोग बताइए, आप लोग को क्या बताना है कि इस एपिसोड में हमने कितने क्वेश्चन को देखे? 80 क्वेश्चन को देखे। तो आप लोग बताइए कि इस 80 क्वेश्चन में आपको कितना सही हुआ? ईमानदारी से बताइए कि इस 80 ऑब्जेक्टिव में, यानी इस 80 प्रश्न में आप कितने सही किए हैं? ये पहला एपिसोड था। इस तरह से यदि आप लोग बनाते हैं, समझते हैं, क्या इस क्वेश्चन से परिचित हैं? यदि आपको इसमें 20-25 गलत भी हो गया तो कोई बड़ा जुलूम नहीं हुआ। जो गलत हुआ उसको अभी टाइम है, उसको आप याद कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपना पहला एपिसोड को आज खत्म करते हैं। पुनः मिलेंगे नए एपिसोड में। आज जितने भी क्वेश्चन हम लोग पहले एपिसोड में देखें, इसका बहुत सारे क्वेश्चन हम बहुत सारे एपिसोड में देखेंगे। समझ में आ गया? इसका मतलब ये नहीं कि हम छोड़ देंगे, हमें बहुत सारे क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन मिलते हैं जिसको हम लोग क्वेश्चन बैंक कहते हैं। तो चलिए पुनः मिलेंगे नए एपिसोड में। तब तक के लिए मैं आप लोग के बीच से विदा होना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।